नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि बाराफात के जुलूस में तिरंगे का अपमान का यह पूरा मामला है। तिरंगे पर अशोक चक्र को हटा दिया गया था और उसकी जगह कलमा लिखा गया था। 10 नामजद 40 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भीम शंकर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। भीम शंकर, जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट ये हुआ है, कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास? जी बताते चले सचिन जी, ये बारावफात के जुलूस के दौरान राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का घोर अपमान किया गया। इस्लामिक स्टेट की तर्ज पर तिरंगे की शक्ल बदल दी गई। देश के गौरव तिरंगे में लगे अशोक चक्र को मिटाकर उसमें कट्टरपंथियों ने कलमा लिखा दिया। कलमा का लिखा तिरंगा पूरे कस्बे में घूमता रहा, मगर पुलिस की नजर नहीं पड़ी। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वीडियो वायरल के आधार पर पुलिस ने 10 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट रही। आपको बता दें पूरा मामला फतेहपुर जिले के पेंटी कोतवाली के कस्बे का है, जहां पर ये झंडा का अपमान हुआ है। भीम शंकर, लेकिन जिस तरह से तिरंगे का यह अपमान किया गया, इस खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया, इसका इंपैक्ट भी हुआ है। लेकिन पूछताछ में चीजें क्लियर हो पाई हैं, क्योंकि 10 नामजद 40 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्या मकसद था? क्या माहौल को खराब करने की कोशिश थी? क्या संदेश देने की कोशिश ये की जा रही थी? ये कहीं ना कहा जाए तो पुलिस की निष्क्रियता है, जो कि इस पर नजर नहीं थी। और इस देखा जाए तो कहीं ना कहीं झंडे का घोर अपमान किया गया है, जहां पर कलमा लिखाकर पूरे कस्बे में घुमाया गया था। ठीक है, चलिए भीम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी के 2 मामलों में जिला जज की अदालत ने सुनवाई के लिए 30 सितंबर यानी कि कल की तारीख को तय कर दिया है। आपको बता दें कि जिला जज की अदालत में आज 2 ट्रांसफर वाद पर सुनवाई ये होनी थी, जिसमें व्यास जी के तहखाने को डीएम के सुपुर्द करने और पूजा पाठ की अनुमति ये दी गई, उसकी मांग ये की गई थी। और वहीं ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग जैसी आकृति को विश्वेश्वर बताते हुए उनकी पूजा पाठ और राग भोग से संबंधित वाद को ट्रांसफर करने संबंधित मामले पर यह सुनवाई होनी थी, जिस पर अदालत ने 30 सितंबर की जो तिथि है वो अब नियत की है। ट्रांसफर एप्लीकेशन के संदर्भ में माननीय जिला जज महोदय के यहाँ सुनवाई होनी थी। मामला जो हम लोगों ने नया सूट एक दाखिल किया शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से सिविल जज सीनियर डिवीजन के उसमें, और हम लोगों ने साथ ही चूंकि अर्जेंसी मैटर था, उस तहखाने में जो तहखाना सैकड़ों वर्ष से जो है व्यास जी के स्वामित्व में रहा है, कब्जे में पोजीशन में रहा है। 1993 में तत्कालिक राजनीतिक कारणों से बैरिकेटिंग हुआ और बैरिकेटिंग के बाद इनको पोजीशन मुक्त कर दिया गया। अब चूंकि उस पर कोई पक्ष दूसरा पक्ष इसको कब्जा न कर ले या जो भी पोजीशन में न ले, इसको देखते हुए हम लोगों ने एक नया सिविल सूट दाखिल किया है, जिसमें कहे हैं कि आप जब तक ये मामले का फैसला ज्ञानवापी के संदर्भ में नहीं होता है, आप वो उस तहखाने को जिला जज जिला अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनको रिसीवर नियुक्त करके आप जो है उनके अधीन कर दें, ताकि उनकी कस्टडी में रहे और सुरक्षित रहे, और साथ ही पूजा पाठ कथा वगैरह चलता रहे। और योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के विकास को लगातार रफ्तार मिल रही है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 1.5 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी भी मौजूद रही हैं। इस दौरान नंद गोपाल नंदी ने कहा कि जन जन तक सुविधाएं और विकास कार्यों का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, जिस पर निरंतर काम किया जा रहा है। साथ ही विकास कार्यों में किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। और वहीं वाराणसी पहुंची महाराष्ट्र कांग्रेस की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और सोलापुर से विधायक प्रणीति शिंदे ने महिला आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। प्रणीति शिंदे ने हाल ही में पारित महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में
महिलाओं को आरक्षण देने का रास्ता साफ होने से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण आने वाले 10 साल तक लोकसभा और राज्यसभा में नहीं मिलने वाला। ऐसे में सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को दोनों सदनों में पास करवा दिया गया, जबकि इसे अभी लागू नहीं किया जा रहा है। महिला आरक्षण जो पास हुआ वो उसका श्रेय पूरा कांग्रेस पार्टी को जाता है। जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा संघर्ष है, उसको जरूर यश मिला है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि ये बिल आने वाले 10 साल तक और राजधानी लखनऊ में प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा मध्य कमान की ओर से हिंदी पखवाड़ा दिवस का समापन समारोह का कार्यक्रम ये आयोजन किया गया था, जहां पर प्रदेश भर से आए कवियों ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता नदीम खान ने प्रधान निदेशक भावना सिंह से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। लखनऊ में आज हिंदी पखवाड़ा समापन दिवस का एक बड़ा आयोजन किया गया। जानकारी के लिए हमारे साथ प्रधान निदेशक भावना सिंह जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैडम, आज हिंदी समापन पखवाड़ा दिवस का समापन किया गया, क्या कहेंगे इसमें आप? प्रधान निदेशक बुला लो, आप जरूरत नहीं है, आप चले जाओ। हाँ, प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा मध्य कमान द्वारा हिंदी पखवाड़े का आज सफल आयोजन हुआ। उसका पखवाड़े का समापन कार्यक्रम आज हुआ। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं की गईं, जिसमें अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। और इस सब का यही उद्देश्य है कि राष्ट्रभाषा का प्रचार एवं प्रसार हो। हर नागरिक हिंदी को बोले, समझे और उसका उपयोग करने में गर्व महसूस करे, और इसके माध्यम से राष्ट्र में एकता का उदय हो, अखंडता का उदय हो। मैडम, अगर हिंदी की बात करी जाए तो जैसे कई ऐसी भाषाएं हैं जो हिंदी में होती हैं, और कई ऐसी भाषाएं जो अंग्रेजी में भी लोग हिंदी को ट्रांसलेट करने में मदद करते हैं, कर नहीं पाते। इसमें क्या रणनीति रहती है? क्या नहीं, अमूमन यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारा कार्यालय लोकेटेड है, यहाँ पर हम लोग हिंदी का ही अधिकतम प्रयोग करते हैं, और हिंदी के साथ साथ कभी कभी अंग्रेज़ी का भी प्रयोग हो जाता है, क्योंकि ये कार्यालय उत्तर भारत के करीब 6 प्रदेशों को देखता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ सम्मिलित हैं। क्योंकि ये सारे प्रदेश भी हिंदी भाषी ही हैं, तो हमारे कार्यालय में तो हिंदी का ही प्रयोग होता है, हिंदी एवं कुछ हद तक अंग्रेजी। मैडम, अगर हिंदी की कहानी की बात करी जाए, जैसे पुरानी तरीके से लोग कहानी लिखते थे, इस बार जो नए तरीके से कहानी लिखी जाए, इन दोनों में क्या अंतर रहता है? इन दोनों में मेरे समझ से यही अंतर है कि जो परिवर्तन के साथ हमारे मूल्य बदले हैं, हमारी चेतना बदली है, हमारी अर्थव्यवस्था बदली है, हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य बदला है, हमारी शिक्षा में परिवर्तन आया है, सोच में परिवर्तन आया है, वो सब हमारे नए साहित्य में दिखता है। नया साहित्य आधुनिक साहित्य है और आज के परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करता है। हाँ मैडम, बात की जाए तो विदेश से भी काफ़ी लोग आते हैं हिंदी भाषा सीखने के लिए, यहाँ पे आते हैं, सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, अंग्रेज़ लोग भी आते हैं सीखने के लिए। इसको किस तरीके से देखेंगे आप? इसका स्वागत है, जितने लोग आएँ, जितने विदेशी मित्र हमारे आएँ और हिंदी को सीखें, मैं समझती हूँ उनके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ेगा और एक हिंदी को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी। हिंदी विश्व स्तर पर एक नई भाषा के रूप में उभरेगी और इसके माध्यम से राष्ट्रभाषा की प्रगति के माध्यम से देश का भी विकास होगा और देश आने वाले समय में विकसित देशों की श्रृंखला में हमें खड़ा दिखाई देगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रधान निदेशक भावना सिंह थी। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि हिंदी पखवाड़ा का राष्ट्रभाषा का स्वरूप दिया जाए। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए नदीम खान। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौटते हैं।